सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और इस हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण पर हाईकोर्ट की तरफ से क्या बड़ा आदेश सामने निकल कर आया है। साथियों, आप सभी साथी देख सकते हैं कि एक अंक के विवाद में सरकार को हाईकोर्ट ने दिया 10 दिन का समय। 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले के आदेश के तहत सरकार की ओर से आगे अपनाई जा रही कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को 10 दिन का आखिरी मौका दिया है। साथ ही सख्त रुख अपनाकर चेताया कि पहले के आदेश का पालन न होने पर कोर्ट पक्षकार अफसरों को तलब करने पर विवश हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, पर बीते मंगलवार को फिर से सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील ने 10 दिन का और समय मांगा, जिसे आखिरी मौके के रूप में कोर्ट ने मंजूर कर लिया। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने अपना आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है और याचिका का कहना था कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने न्यायालय की शरण में आए अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्त का आदेश दिया था। इसके करीब साल भर बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, जबकि इस फैसले के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो गया है। इससे करीब 1000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। इसे रिट कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। तो बड़ा आदेश सामने निकल कर आया है, 10 दिन का समय दिया गया है और 10 दिन के अंतर्गत क्या कार्रवाई हो रही है उसका ब्यौरा जो है प्रेजेंट करने को कहा गया है, स्पेशली आपके उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण खबर साथियों निकलकर सामने आ रही कि लो हाई मेरिट पर कोर्ट की क्या सख्त कार्रवाई हुई है। तो साथियों हम आपको अवगत कराते हैं, देख सकते हैं कि 69,000 जिला वरीयता विसंगति यानी हाई मेरिट अंडर डिस्ट्रिक्ट और लो मेरिट होम डिस्ट्रिक्ट मामले पर आज डबल बेंच में स्पेशल अपील की सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट द्वारा की गई जोरदार बहस के विपक्ष में सरकार के CSC द्वारा विरोध करने पर भी कोर्ट ने जिला वरीयता विसंगति मामले पर दाखिल डबल बेंच में स्पेशल अपील को किया एक्सेप्ट, यानी स्पेशल अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। इसमें लो हाई मेरिट की जो बात थी ऊपर अब सख्त कार्रवाई का जो है आदेश कोर्ट की तरफ से जारी हो सकता है। तो बहुत ही विचारणीय विषय है। ऐसा कुछ 6800 में भी बंटने का प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ पर लो हाई मेरिट की भी बात से निकल कर सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लो हाई मेरिट का खेल हर जगह खेला जा रहा है, आप सभी साथी देख सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। और इधर आप बात करें 67,867 रिविजिट कब होगा, क्योंकि साथियों सबसे बड़ा विकल्प यही सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि सरकार जल्द ही कोई फैसला ले, या तो सरकार ना फैसला ले पा रही है या सरकार रिविजिट नहीं करना चाह रही है, तो ये भी कोर्ट का सहारा ले। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से केवल और केवल निकाय चुनाव का हवाला देकर के माननीय मंत्री जी किसी भी उचित कार्रवाई को लेकर के अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि 67,867 रिविजिट कब होगा। लेकिन उत्तर कुंजी प्रकरण में जो कार्रवाई का आदेश दिया गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि 10 दिनों के अंतर्गत स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहुत विचारणीय विषय है और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर जल्द से जल्द सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। अगर निर्णय नहीं लेता है, सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिया जाता है, तो सरकार को इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है उस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक विभाग चुपचाप तरीके से बैठा हुआ है, कह रहा है कि जब तक सरकार को कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होगा हम आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब जो परोक्ष रूप से चीज़ें देखें तो इधर आपकी कोर्ट की डेट की बात करें तो स्पेशल अपील में आपकी 18 तारीख की तारीख लगी हुई है, जिसमें सुनवाई की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली डेट पर सुनवाई नहीं हो सकी है और उसको जो है चुनाव के कई सारे केस होने के कारण डेट को आगे बढ़ाया गया। अब अगली डेट में सुनवाई महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ इस जो आदेश पारित किया गया है उत्तर कुंजी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो 67,867 रिविजिट की बात थी उसी का हवाला कोर्ट में दिया गया था, तब जो है डेट जाकर के जुलाई में मिली थी। लेकिन कार्रवाई क्या हो रही इसका ब्यौरा जो है तलब करने की बात की गई थी। अब ब्यौरा
पूरा 10 दिन के और समय दिया गया। 10 दिन में स्पष्ट करना है कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, तो वहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे मैटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की आगे की मंशा क्या है, क्या रिविजिट करेगी, क्योंकि रिविजिट करने का जो समय है उसका आप सभी साथी पता है कि 13 मार्च को जजमेंट आया था। 1 महीने से ऊपर समय हो गया है, अब तक कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है। रिविजिट प्रक्रिया को लेकर के कब की जाएगी ये देखने वाली बात है। अब बात करेंगे अरशद सोलिश चयनितों में बिखराव पैदा कर रहा है बड़े प्रश्न। साथियों, जैसा कि सभी साथियों को पता है, अब कई सारी टीमें निकलकर सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं स्पेशल अपील अब डबल बेंच में दाखिल करने की बात की जा रही है। लेकिन कई सारे सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं कि जो पूर्व में चीज़ें कही गई कि जो है 30 अप्रैल तक बड़ी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकेगी, जिस पर ब्रेक लग गया और कहीं ना कहीं सरकार का दोहरा रुख सामने आया। केवल धरना प्रदर्शन को बंद करने और उसको निकाय चुनाव में उलझाने का जो प्रयास था वो सरकार का असफल रहा, और कहीं ना कहीं अब 6800 चयनितों में भी बिखराव की स्थिति दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारी पार्टियां निकलकर सामने आ रही हैं जो डबल बेंच में एसएलपी दाखिल करेंगी। पहले एसएलपी दाखिल हो चुकी, हमने आपको अवगत भी कराया था, जिसकी कल सुनवाई भी लगी हुई है। लेकिन अगर बात करें तो अभी कई सारी याचिकाएं 6800 चयनितों की तरफ से ही जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न उठकर सामने आ रहा है, क्या इन एसएलपी से 6800 को नियुक्त की जो बात है उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी? तो साथियों, जब तक सरकार का साथ नहीं होगा तब तक ऐसी कोई स्थिति नियुक्ति के बारे में नहीं हो सकती है। बस एसएलपी के माध्यम से एटीआरई विवाद पर जो है जो भी चीज़ें हैं वो डिसाइड होंगी, ना कि 6800 को नियुक्ति मिलेगी। तो ये सभी साथियों को ध्यान में रख करके चीज़ें एटीआरई को बचाना। अगर एटीआरई बचता है तभी आगे के विकल्पों पर सरकार विचार कर सकेगी और कई सारी चीज़ें हो सकेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो बिखराव है बहुत बड़े प्रश्न पैदा कर रहा है। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या, भविष्य में जो भी चीज़ें की जाएंगी, जैसे धरना प्रदर्शन है, उसमें किस प्रकार से टीमें एकजुट होंगी, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रयास कितना सफल होगा आगे के लिए बहुत ही विचारणीय चीज़ है, क्योंकि इतना ऐसा बिखराव रहा तो आप सभी नियुक्ति के लिए जो भी प्रयास करेंगे उनमें जो है अड़चनें उपलब्ध हो सकती हैं। उन अड़चनों को दूर करने के लिए आप सभी साथियों को बस एक ही प्रयास करना है, बिखराव की स्थिति को छोड़ करके संयुक्त रूप से प्रयास करना है। चाहे आप कोर्ट के माध्यम से करें या चाहे आप जो है अधिकारियों या सरकार पर दबाव बनाने का धरना प्रदर्शन हो या किसी भी तरीके से मांग करने का प्रस्ताव हो, आप सभी साथी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। साथियों, अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि लेखपाल भर्ती जो परीक्षा है परिणाम पर जो है सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि साथियों, आप सभी साथियों को पता है परीक्षा का जो है डीबी परिणाम जारी कर दिया गया है। अब जो है अभिलेख परीक्षण होगा और उसके बाद फाइनल कटऑफ बनेगी। लेकिन जो परिणाम निकलकर सामने आया है उस पर क्यों जो है सवाल उठ रहे हैं उसको स्पष्ट करेंगे। सभी साथियों के सामने निकलकर जो स्पष्ट न्यूज आ रही कि राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को घोषित परिणाम पर सवाल उठने लगे। अभिलेख परीक्षण के लिए उस महिला अभ्यर्थी को भी योग्य बताया गया है जिसे पुलिस ने परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा था। इंटरनेट पर यह मामला प्रचारित होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को इसको लेकर के ट्वीट किया कि यूपी पुलिस ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए जिस महिला अभ्यर्थी को सबूत के साथ पकड़ा था उसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। ये ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। इसकी जांच कराकर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करने के साथ कटाक्ष किया। भाजपा सरकार में नकल माफिया का अमृतकाल चल रहा है। इसके बाद आयोग ने सफाई दी कि सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित प्रक्रिया के अगले चरण में अभिलेख परीक्षण के लिए घोषित किया गया परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी रितु सिंह को प्रयागराज के करेली क्षेत्र स्थित चेतना गर्ल इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। परीक्षा केंद्र की ओर से आयोग को भेजे गए अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी विवरण में इस प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि आयोग की ओर से अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पहले पुलिस विवेचना पूरी नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में अंतिम चयन परिणाम में चयनित होने की दिशा में अभ्यर्थी का परिणाम रोका जाएगा। वही परिणाम प्रयागराज के इंस्पेक्टर करेली रामाश्रय यादव का कहना है कि मुकदमे में रितु सिंह सहित 8 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जिनके खिलाफ विवेचना चल रही है और वह फरार हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही विचारणीय विषय निकलकर सामने आ रहा है। जो संदिग्ध हैं उन पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही विचारणीय विषय सामने निकल कर आ गया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश और केंद्र सरकार के भर्ती आयोगों में चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की ओर लगी है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस भर्ती 2022 का परिणाम 10 महीने में जारी करके रिकॉर्ड बनाया। अब कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा 2022 को 8 महीने में पूरा करने की तैयारी में है। इसका अंतिम परिणाम अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। यह पहली बार होगा कि सीजीएल की भर्ती इतने कम समय में पूरी होगी। सीजीएल के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती होती है। यह भर्ती पहले करीब 2 वर्ष पूरी होती थी। इसमें 4 परीक्षाएं होती थी, लेकिन इस बार भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए इसे ऑनलाइन 2 परीक्षाओं में ही समेट दिया गया। यही नहीं, इस भर्ती में पहली बार 36,012 रिक्त पद हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सितंबर-अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। इसमें देश भर से 31 लाख आवेदन आए थे। एसएससी ने इसकी टीयर 1 परीक्षा दिसंबर 2022 में कराई थी। इसका परिणाम करीब 2 महीने में 9 फरवरी 2023 को जारी कर दिया गया और इसमें 3,60,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इसकी टीयर 2 परीक्षा 2 से 7 मार्च तक कराई गई। इसी के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई। इसका परिणाम लगभग तैयार है। 5 मई तक विभागों का विकल्प लिया जा रहा है। इसके हफ्ते भर बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। चयनितों की प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्त देने वाले विभाग करेंगे। इस तरह यह भर्ती 8 महीने में पूरी हो जाएगी और यह रिकॉर्ड बनेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथियों, वीडियो और एग्जाम परीक्षा की डेट जो है डिसाइड कर दी गई है। देख सकते हैं ये शासनादेश स्पष्ट रूप से जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। आयोग की विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा बटे 2018 सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 से संबंधित अभ्यर्थियों को अद्यतवार सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की पुनर्परीक्षा का आयोजन दिनांक 26 जून सोमवार और दिनांक 27 जून 2023 मंगलवार को आयोजित किया जाना प्रस्तावित। उक्त परीक्षा के प्रवेश पर निगरानी किए जाने के समय अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथासमय सूचित किया जाएगा। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि आप सभी का जो आपके परीक्षा अभी तक पेंडिंग थी वो जल्द ही होने जा रही है। और साथियों, देख सकते हैं स्पष्ट भी किया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जल्द इसका विस्तृत कार्य और प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वर्ष 2018 में आयोग की ओर से इसके 1953 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए लगभग 14.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इस क्रम में आयोग की ओर से आवश्यक औपचारिकता पूरी कर दिसंबर 2018 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा की सभी जिम्मेदारी उस समय एक एजेंसी को दी गई थी, जिस पर बाद में परीक्षा की अनियमितता करने का आरोप लगी। शासन की ओर से इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें प्रथम दृष्टि में आरोप सही पाए जाने के बाद आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था। तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बिहार सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार इस साल में 83,000 छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देगी। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है। सभी 38 जिलों के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत जरूरतमंद छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें शिक्षा लोन दिया जाएगा। इस बार की सूची के अनुसार पटना जिले से सर्वाधिक 5,096 और सबसे कम शिवहर के 410 छात्र छात्राओं से लाभ मिलेगा और इस समय छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। क्या है स्टूडेंट क्रेडिट योजना? यह योजना उन छात्रों के लिए है जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में अपनी इंटरमीडिएट या 12वीं की कक्षा तक की शिक्षा पूरी की है। छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। ऋण की राशि का इस्तेमाल 12वीं से ऊपर की पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। लोन राशि पर छात्रों को 4% का ब्याज लिया जाता है। महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विकलांगों के लिए जो है ब्याज दर 1% है। ऋण की राशि का भुगतान छात्रों को पूरा होने के बाद करना होता है। निर्धारित समय में पूर्व ऋण वापसी पर ब्याज दर में 0.25% की छूट मिलती है। निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने पर, अन्य साधनों से आय नहीं होने पर ऋण वसूली स्थगित रहेगी। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ा निर्णय लिया गया है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये भी लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई है। लेखपाल भर्ती की परीक्षा में जिस महिला अभ्यर्थी रितु सिंह पर नकल करने का आरोप लगाकर वहां पर हंगामा किया गया, स्कूल के प्रिंसिपल प्रबंधक समेत 5 लोग जेल भेजे गए, वही अभ्यर्थी रितु नहीं पकड़ी गई। पुलिस ने बिना गिरफ्तारी उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि नकल की आरोपी रितु अब पास हो गई है। सोशल मीडिया पर उसके पास होने की पुष्टि होने पर बुधवार को सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इस फर्जीवाड़े की कहानी आज भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। तो देख सकते हैं उसी
जानकारी को फिर से यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से जो है कार्रवाई भी हुई, लेकिन अभी तक क्या कुछ है, और जेल जो भेजे गए उनका भी स्पष्ट है, स्टे की बात की गई है, और जो फरार है उनकी भी बात की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश में निकाय चुनाव के तत्काल बाद नई स्थानांतरण नीति कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। शासन ने स्थानांतरण नीति का मसौदा तैयार कर लिया। ज्यादातर प्रावधान पिछली साल जारी नीति के समान ही होंगे, लेकिन यह अगले 4 साल के लिए जारी हो सकती। इस साल तबादलों के लिए करीब 40 दिन का समय मिलेगा। 14 मई को नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद स्थानांतरण नीति को जारी किया जाएगा। पिछले साल जारी हुई स्थानांतरण नीति सिर्फ 2022-23 के लिए ही थी। शासन के सूत्रों के मुताबिक 20 मई नई स्थानांतरण नीति आने की उम्मीद है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। इस तरह से स्थानांतरण के लिए 21 मई से 30 जून तक का समय मिल सकता है। पिछले वर्ष पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि में किए गए तबादलों में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसकी जांच कई अधिकारियों पर गिरी। इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई स्थानांतरण नीति के कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग होगा। जो ट्रांसफर के दायरे में आएंगे उन्हें पारदर्शी तरीके से इधर से उधर किया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा होगा कि शासन के अधिकारी भी उस पर निगाह रख सकेंगे। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये आज जानकारी निकल रही है उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि राज्य सरकार उत्तराखंड ने युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराएगी। इसके लिए युवाओं के विदेश के नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सर्विस सेक्टर भर्ती नौकरियों के लिहाज से तैयार किया जाएगा। युवाओं की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी व्यवसाय भी सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग और विदेश जाने में होने वाले खर्च में सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है लिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी के मदरसों के आधुनिकीकरण के अहम भूमिका निभाने वाले मॉडर्न शिक्षकों को 5 साल से मानदेय नहीं मिला है। प्रदेश के 8500 से अधिक मदरसों के आधुनिकीकरण योजना से जुड़े हैं। 21,000 शिक्षक छात्रों को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित आदि पढ़ाते। इन शिक्षकों को योजना के तहत मानदेय का 7% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को देना होता है, लेकिन साल 2017 से 2021 तक इन शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला है। साल 2022 के मानदेय का कुछ हिस्सा आया, लेकिन 2022 के पहले और बाद से मानदेय नहीं मिला। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। क्योंकि खस्ता हालत और मानदेय दिलाने के लिए इस्लामिक मदरसे आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन ने धरना, भूख हड़ताल सब कर लिया, लेकिन मानदेय नहीं दिलाया जा सका। एसोसिएशन के अध्यक्ष एजाज अहमद ने कहा कि प्रदेश में 21,000 शिक्षक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बंगाल में कथित नकदी के बदले सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य में कॉलेज प्राचार्यों के चयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। सहायक प्रोफेसर और प्राचार्य उम्मीदवार तरमित्रा चौधरी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि कॉलेज सेवा आयोग के शीर्ष अधिकारियों के विश्वास पात्रों को अनैतिक रूप से कॉलेज प्राचार्यों के चयन की प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवार से वंचित करने वाले टॉप रो में रखा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह अब माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद में भी सिर्फ 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में हुई कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। यह व्यवस्था नए साल 2023-24 से जो है लागू की जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा, ताकि पद खाली न रहे और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। हालांकि प्रक्रिया लंबी होने के कारण परिणाम जारी होने में देरी होगी और इसी वजह से स्टाफ नर्स भर्ती के परिणाम भी अभी विलंब हो रहा है। अभिलेखों में कमी के कारण भर्ती परीक्षाओं में चयनित तमाम अभ्यर्थियों के नाम से के आगे प्रोविजनल शब्द अंकित कर दिया जाता है। ऐसा अभिलेख उपलब्ध न होने पर अधूरे होने की स्थिति में किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अलग से मौका दिया जाता है। अगर किसी अभ्यर्थी ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया तो उसे कोई कमी है तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त हो जाता है और पद खाली रह जाता है। इसी में ध्यान रखते हुए अब आयोग ने व्यवस्था की कि अंतिम परिणाम तभी जारी किया जाएगा जब अभ्यर्थियों के अभिलेखों की स्क्रूटनी पूरी तरह से कर ली जाएगी। आयोग का प्रयास यही होगा कि अंतिम चयन परिणाम किसी भी चयनित अभ्यर्थी के नाम के आगे प्रोविजनल सब अंकित न करना पड़े। जिसके पास अभिलेख नहीं हुए अधूरे उन्हें पहले ही छांट कर बाहर कर दिया जाए ताकि सभी पद भरे जा सके। इसी वजह से स्टाफ नर्स पुरुष पुनर्विज्ञापित भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम भी अटका हुआ। सूत्रों का कहना है कि अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच शासन स्तर से गठित कमेटी करती है। कमेटी ओर से कई अनुभव प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाए जाने का पर आपत्तियां लगा दी जाती हैं। तो महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा की। आशा करते हैं आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।